फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो कैसे होंगे, वो इस तरीके से होंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन या फिर मेडिकल कोर्सेज पे एडमिशंस के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग उन्हीं तरीके के प्रॉब्लम्स को डिस्कस आज करेंगे आज के लेक्चर में। क्लियर? तो केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हो, चाहे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, एस्केप स्पीड एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन सब चीजों को हम लोग जो इसके फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलते हैं हम लोग इससे रिलेटेड फॉर्मूले पे। तो सबसे पहला जो हम लोग का वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये है कि मान लीजिए कि दो मास है इस पे, ठीक है, एक मास ये, दूसरा मास ये, तो इन दो मास पर जो फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मास के प्रोडक्ट के, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब r है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस r के स्क्वायर के, ये इन में लगने वाला फोर्स। ठीक है, ये चीज फिर जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो आ जाता है इस पे कांस्टेंट, और जिसको हम लोग जी कहते हैं, कैपिटल जी, और इसी जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है इतनी। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी। ठीक है, माइनस इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग का ये फॉर्मूला किस चीज का है? दो मास m1 m2, उनके बीच की डिस्टेंस r, उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। अगर इस चीज को हम लोग वेक्टर फॉर्म पे लिख दें तो ये कहलाएगा हमारा जैसे F12। तो F12 का मतलब है हमारा फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2। तो मान लीजिए ये दोनों कैसे हैं हमारे, ये जो मास है वो इस तरीके से है। तो अब क्योंकि ये मास है, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। तो ये जो m1 मास होगा वो अट्रैक्ट होगा m2 की तरफ, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो देखिए, अगर ये वेक्टर हमारा r12 और जिसकी डायरेक्शन किधर हो, इधर, तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r12। ठीक है, r12 कैप। बात समझ पे आई? ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड मास। उसके बाद आता है F21। F21 का मतलब फोर्स ऑन मास सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और उसका भी एक्सप्रेशन जो निकल कर आता है वो इतना ही निकल कर आता है, और यहां पर जो वेक्टर होता है वो होता है R21। ठीक है, अब ये जो R12 है और R21 है, देखो R21 की जो डायरेक्शन है वो है इस तरफ, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है उसकी भी R12 की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और R21 के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन पे, और ये वाला जो है R12 वो इस डायरेक्शन पे। क्लियर? तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो इन दोनों की जब डायरेक्शन अपोजिट है तो इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। तो अगर हम लोग चाहें तो R21 की जगह पर लिखा जा सकता है R12 माइनस साइन लगाकर, यानी कि एक तरीके से हमारा जो फोर्स है F12 और F21 ये बन जाएंगे कुछ ऐसे, क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। इस वजह से जब इसको वेक्टर फॉर्म पे हम लोग लिखकर कंपेयर करते हैं तो F12 जो होता है वो और जो F21 है उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, भले ही उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। ठीक है, तो ये चीज निकल कर आ गई। दूसरा, फिर इस पे आता है ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी डिफाइंड होती है फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास एक मास है यहां पर m। ठीक है, और ये मास कैसा है? मान लीजिए जैसे अर्थ है। अब इस अर्थ का मास अगर m है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है यहां पर जिसका कि मास स्मॉल m है, ये अर्थ इस मास को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ये क्या करेगी? यहां से इसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मान लीजिए कि ये जो मास है उसका वैल्यू है 1 kg। ठीक है, तो इसको 1 kg कैसे बनाएंगे?
दोनों तरफ m से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों तरफ m से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी है? ये है इस मास कैपिटल M की। ये फील्ड है कैपिटल मास M की। यानी कि ऐसा लगेगा कि ये वाला मास यहां पर है ही नहीं, जब हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे फोर्स से। तो फोर्स पर यूनिट मास, जो कि स्मॉल m से हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये बता रही है इस कैपिटल M मास की फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर कितनी है। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए कहा जाए तो आप ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती थी? 1/4πε0 Q1 या Q मान लीजिए अपॉन आर स्क्वायर, यही रहती थी। तो यहां पर भी देखिए Q की जगह पर M है और 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट था, तो यहां पर कांस्टेंट कैपिटल G है और यहां पर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। फिर उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या फिर हमारा जो ये पोटेंशियल है वो किस तरीके से बना है। तो देखिए V का जो एक्सप्रेशन है वो है -GM अपॉन आर। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसा है? अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। ये कैसा है? अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, यानी कि इन दो जो मास हैं उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन वाला फोर्स ही होगा। क्लियर? इनमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिपल्सन हो। जैसा कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में होता है, जो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनमें रिपल्सन होता है और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जबकि यहां पर मास के केसेस पे ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमेशा अट्रैक्टिव है तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो भी हमेशा अट्रैक्टिव पोटेंशियल में कैटेगराइज किया जाता है। और अट्रैक्टिव पोटेंशियल का मतलब कि ये जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर आपने दो मास यहां पर रख दिए, दो जैसे मार्बल होते हैं ना जिनको हम हिंदी में कंचे कहते हैं। ठीक है, तो यू शेप का आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आपने क्या किया, ये दो कंचे ऐसे रख दिए, तो ये दो कंचे क्या करेंगे? ये लुढ़केंगे और इस जगह पर आ जाएंगे। यानी कि एक तरीके से आप कहें कि इनमें लगेगा फोर्स और ये पास में आ जाएंगे, और इनका जो पोटेंशियल है वो कैसा है? नेगेटिव पोटेंशियल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये देखिए सिंपली भी दो अगर ऐसे भी रखे होते तो इनके बीच में फोर्स लग रहा होता, उस केस पे भी पोटेंशियल है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इस शेप का अगर है। ठीक है, यहां पर भी फोर्स लगेगा, बट वो जो फोर्स होता है इस अर्थ, ये जो अर्थ होती है इनमें जो फोर्स लगा रहे होते हैं उसके कंपेरिजन में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपस में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मैं भी यहां पर बैठा हूं और मेरे सामने स्क्रीन रखी हुई है या कैमरा रखा हुआ है, कुछ भी है हमारे सामने, वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर ले रहा या हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है एज कंपेयर टू जो दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ है जिसका कि मास कैपिटल M है। तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर, ठीक है, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर जो होगा वो कैसा होगा? -GM अपॉन आर। यानी कि अगर कोई मास यहां पर हम लोग M पुट करते हैं तो इसमें क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और ये इसको अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, इसी से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और वो हो जाएगा -GM M अपॉन आर। ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है किसके किसके बीच में? कैपिटल M और स्मॉल m जो सिस्टम बना उसके बीच की। ठीक है, फिर यहां पर आता है ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है -dV/dr। ठीक है, ये -dV/dr किसको किसको रिलेट कर रहा है? ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है और जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसको आपस में रिलेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपको याद रखना है। जब फॉर्मूले जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन अप्लाई में इनको अप्लाई करेंगे तो ये कैसे यूज करते हैं वो समझ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, बट सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए एक्सप्रेशन है और इससे आपको बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोल गया हूं तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कंसीडर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है तो इस वजह से वो कभी कभी निकल जाता है वो चीज। ठीक है, कोई नहीं।
अब यहां से देखिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बन जाएगा, यहां पर वो बन जाएगा ऐसा कि इसको आप डिफ्रेंशिएट करने वाले थे ना, तो -gm/r करिए, इसको डिफ्रेंशिएट, तो dv/dr ये हो गया। ठीक है, ये dv/dr हो गया। अब यहां पर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहां पर बन जाएगा माइनस, तो पहले से ही है -gm, और ये बन जाएगा हमारा -1/r²। माइनस माइनस प्लस हो गया तो gm/r², ये निकल कर आ गया। ठीक है, gm/r², और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा इस ग्रेविटेशनल फील्ड के। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर है। क्लियर? तो इसको कैसे यूज करना है समझ पे आ गया। कभी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उससे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी होगी, तो हम इसका यूज, इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद आता है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो हमारा जी होता है, ठीक है, इस जी की जो वैल्यू होती है वो हमारी निकल कर आती है कैपिटल जी m/r²। कैसे निकल कर आता है, देखिए यही सेम एक्सप्रेशन होता है हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी, और यही एक्सप्रेशन होता है हम लोग का एक्सेलरेशन के लिए भी। कैसे, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ का मास m है। अब इस अर्थ में मास m है और अगर कोई दूसरा मास स्मॉल m है यहां पर, तो ये अर्थ इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब ये मास अगर हमारा अर्थ के नियर है, तो देखो अर्थ की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर, और यहां से यहां डिस्टेंस मान लो है 100 मीटर या 200 मीटर, 1 किलोमीटर है, तो इसकी जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, और अगर आप इस सरफेस से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ऊपर गए हैं, ठीक है, तो देखिए 6400 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में कौन बड़ा है, 6400। तो क्या 6400 किलोमीटर में अगर 1 किलोमीटर कम ज्यादा हो जाए तो क्या कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, नहीं, नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस अभी आर है, नियर सरफेस जब होता है, और उसके बाद फिर जो ये हमारी यहां पर वैल्यू है वो कुछ ऐसा बन जाती है इसकी जी की, कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, वो हो जाता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल m/r²। अब देखिए इसको अगर हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ रख दें, ठीक है, यानी कि ma से हम लोग कंपेयर करें, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में जितना एक्सेलरेशन आ रहा है उसके साथ कंपेयर करें, तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर m से m को कैंसिल कर दिया जाए तो ये निकल कर आ जाएगा कैपिटल जी m/r²। और यहां से हमें ये पता चला कि ये जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो भी किसके, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं जी। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, जी नाम दे देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू, और 9.81 कभी कभी हम लोग ले लेते हैं, ज्यादातर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, या कहीं पर जहां पर हमें स्टेटेड होता है वहां पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द प्रॉब्लम, हम लोग के पास ये फ्रीडम होता है कि हम ये यूज करें चाहिए। फ्रीडम वो कब आता है, जब उस पर मेंशन्ड हो कि हमें ये चूज करना है, वरना हमें यही चूज करना होता है। ठीक है, इस वैल्यू को लेकर सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, तो फ्रीडम ये है कि हम दोनों को कहीं पर यूज कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि क्या यूज करना है तो आपको यही यूज करना होगा, और अगर मेंशन है तो फिर ये यूज करना होगा। ठीक है, बात समझ पे आई। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करते हो जहां पर आपके आंसर को इवेल्युएट करा जाएगा टू द पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स पर जब उसको काउंट किया जाएगा तब वहां पर इसको आपको सही सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती है, सही वैल्यू लेकर। तो आप इसको या इसको यहां पर देखकर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब बात आती है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जैसे मैंने अभी बताया कि अगर अर्थ के सरफेस के पास है तो ये वैल्यू निकल कर आएगी। अगर अर्थ के सरफेस से मान लीजिए 100 किलोमीटर ऊपर चला जाए, कितना चला जाए, 100 किलोमीटर ऊपर चला जाए, तो जब 100 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा तो अब अगर हम लोग सेंटर से इसके बीच इस मास के बीच की डिस्टेंस देखें तो देखिए इसकी तो 6400 किलोमीटर थी और ये 100 किलोमीटर और ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, रखा यानी कि है उस जगह पर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस बन जाएगी इन दोनों के बीच की, यानी कि जो आर की वैल्यू हो गई वो हो गई 6500 किलोमीटर। यानी कि अब देखिए जो जी की वैल्यू है वो अलग तरीके से बिहेव करेगी। यहां पर क्या था, हम लोग ने ये स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर चूज किया था, और कैपिटल आर क्या है, इस अर्थ की रेडियस, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जो अर्थ की रेडियस है उससे ज्यादा, और ये जो आर है उसकी वैल्यू बहुत मतलब कंपेरेबल है इसके किसके साथ, कैपिटल आर की वैल्यू के साथ। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं फिर कि यहां पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल कर आता है वो कुछ निकल कर आता है ऐसा, यानी कि अगर आप ऊपर गए, अगर आप इस अर्थ की सरफेस से ऊपर गए, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आता है। यानी कि आपको क्या करना होगा, अगर आप ऊपर गए अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर गए, कितनी हाइट पर गए, लेट अस सपोज जो अर्थ की सरफेस है वो ऐसी है और इस सरफेस से आप h हाइट तक ऊपर गए, ठीक है। r इस अर्थ का रेडियस है जो कि है 6400 किलोमीटर, क्लियर। तो जो एक्सप्रेशन हमारा बनता है वो बन जाता है ये GH इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन RE, ये बन जाता है, क्लियर। GH इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन RE, ये जब बन जाता है हमारा, तो देखिए यहां पर क्या है कि जो RE है वो H के कंपेरेबल होना चाहिए, या इसको उल्टा कहें तो ज्यादा सही रहेगा कि जो H है वो RE के कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि जो हाइट है वो इसके कंपेरेबल होना चाहिए। तो मान लीजिए जब 100 किलोमीटर के आसपास है तो ये अपना इफेक्ट शो करता है, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर सरफेस से ऊपर जाने में कोई फर्क नहीं आएगा, 2 किलोमीटर चल जाओ ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। बट उससे जब ज्यादा हम लोग जाते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, उनमें जब लॉन्चिंग होती है या रॉकेट्स वगैरह जब जाते हैं, तो फिर हम लोग को क्या देखना होता है कि जी का वेरिएशन देखना होता है। और ये हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ की सरफेस से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो जी की वैल्यू होती है वो रिड्यूस होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h जो होती है वो जो होती है g इंटू 1 माइनस 2H अपॉन RE, क्लियर। और फिर जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, किस पे जाते हैं, डेप्थ में, तो डेप्थ में जाते हुए भी जो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। वो कैसी होती है, GD इज इक्वल टू GD, यानी कि अर्थ के अंदर किसी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो होगी इतनी, तो G इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन RE, ठीक है। जितना आप अंदर गए हैं वो ये D है, डेप्थ, सरफेस से आप जितना नीचे गए, सरफेस से मान लीजिए आप यहां पर कुछ किलोमीटर अंदर गए हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और यहां पर भी देखिए ये जो होना चाहिए वो कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। वरना मान लीजिए D की वैल्यू कितनी है, आप सिर्फ 100 मीटर अंदर गए, ठीक है, या मान लीजिए 1 किलोमीटर अंदर गए, और जो RE है वो आपका दिया हुआ 6400 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, और 1 डिवाइडेड बाय जब 6400 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 64 अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ हमारा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.00015, ठीक है, इतना कुछ बन जाएगा। तो इस पे जब हम लोग इसको करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.999, यानी कि जी की वैल्यू पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इस पे अभी ये तो हम लोग ने ये निकाला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 0.999 है ये तो हमने ये निकाला है, ये इस जी की वैल्यू नहीं है। फाइनली जो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकल कर आएगी वो हो जाएगी GD इज इक्वल टू G इंटू 0.999। बात समझ पे आई? तो कंफ्यूज मत हो जाइए कि मैंने यहाँ पर 9.81 मीटर पर सेकंड लिखा है और ये 0.999 ये वैल्यू कैसे चेंज हो गई। तो देखिए मैंने कहा डेप्थ के साथ जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे जो वैल्यू है वो चेंज होगी, बट 1 किलोमीटर अंदर जाने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब यही अगर यहां पर 100 किलोमीटर होता, कितना होता, 100 किलोमीटर होता, तो 100 किलोमीटर पे ये वाले 100 कट हो जाते और ये निकल कर आ जाता 1 माइनस 1 अपॉन 64, ठीक है, ये चीज निकल कर आ जाती। तो ये जब होता
तो उस केस में यहां पर हमारी जो वैल्यू निकल कर आती, ये कुछ निकल कर आती जो कि इससे हमारी छोटी होती, यानी कि वैल्यू रिड्यूस हो जाती। ठीक है, बात समझ पे आई? तो इस हिसाब से हमें चीजों को देखना होता है। क्लियर? ये वाला यहां पे समझ पे आ गया कैसे यूज होगा। उसके बाद फिर आता है हम लोग का कि जो हमारी अर्थ है वो अर्थ एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है। वो कैसी है? थोड़ी सी हमारी स्फेरॉइड, मतलब इस तरीके से है थोड़ी। ये जो है इलेप्सॉइड कहते हैं, यानी कि कुछ कुछ थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा इसका जो शेप है इक्वेटर के पास, यहां पर इसको जो रेडियस है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, इक्वेटर के पास जो इसकी रेडियस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोल्स की तरफ। तो जो पोल का रेडियस है वो होता है कम, और इसका जो यहां पर रेडियस होता है वो होता है ज्यादा इक्वेटर का। तो देखिए, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आया था, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिलता है कि जो पोल्स पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो हमारी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इक्वेटोरियल रेडियस होती है वो लगभग 21 किलोमीटर बड़ी होती है पोलर रेडियस, यानी कि इस डायरेक्शन पर और इस डायरेक्शन पर रेडियस का अंतर कितना है? 21 किलोमीटर। इस वजह से जो पोल्स पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम महसूस करते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा होगा वो महसूस करेगा, वो कितना होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहां पर जो ऑब्जेक्ट हो उसके कम। ठीक है, इसी वजह से जो ये 9.81 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो दो वैल्यूज हम लोग लेते हैं वो इसी वजह से निकल कर आती है कि यहां पर जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास, और यहां पर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, और यहां पर कुछ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पे आ जाता है कि इक्वेटर के पास ये है, पोल्स के पास ये है, वो मेंशन नहीं करता है कि ये वाली वैल्यू लेनी है ये वाली, बट उसने अगर मेंशन कर दी है, ठीक है, अगर उसने मेंशन कर दिया कि पोल्स और इक्वेटर पर दो तरीके के इवेंट हो रहे हैं, तो जो इक्वेटर के पास होगा उस पर आपको ये वैल्यू लेनी है, और पोल्स के पास जो है वो आपको ये वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है सैटेलाइट वेलोसिटी। ठीक है, इस सैटेलाइट वेलोसिटी को ही ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स रिवॉल्व होती हैं प्लेनेट के चारों तरफ। ठीक है, जो सैटेलाइट्स होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं इस प्लेनेट के चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट के चारों तरफ अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ये क्या कर रही है? ऑर्बिट कर रही है। अब ऑर्बिट करते वक्त इनके साथ खास बात ये होती है कि एक्चुअली ये जो होती हैं हमारी सैटेलाइट्स, उनमें वो रहती हैं एक तरीके से इस कंडीशन में जहां पर कि ये टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट हो रही होती हैं। ठीक है, जब ये इधर अट्रैक्ट हो रही हैं ऐसे, और साथ में ये इस डायरेक्शन पे v वेलोसिटी से मूव करती हैं, तो इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, इसकी वेलोसिटी, ये वाली जो है वेलोसिटी, ये इतनी ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है कि ये वाला जो हमारा यहां पर अट्रैक्शन है, ये एक तरीके से इसको क्या करती है? बैलेंस आउट कर देती है। आप समझ, अभी अभी के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि इसके रोटेशनल स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर, और आर क्या है? यहां से यहां तक का रेडियस, तो एम वी स्क्वायर बाई आर वो बराबर हो जाता है, ये होता है हमारा सेंटीपिटल फोर्स, और ये बराबर हो जाता है हमारा इसके रोटेशन की वजह से। और ये जो आ रहा है v, वो क्या है? यही वेलोसिटी ही है। ठीक है, और ये सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल यानी कि मान लीजिए इसका जो मास है वो कितना है इसका सैटेलाइट का, ये कुछ होगा। ठीक है, और जो यहां पर है हम लोग का इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर जो हम लोग का मास है वो कुछ होगा। ठीक है, अब इसकी वजह से यहां पर बनेगा क्या कि अगर हम लोग देखें तो देखिए यहां पर एम वी स्क्वायर आर, ये जो सेंटीपिटल फोर्स है, ये बराबर हो जाएगा हम लोग का जो फोर्स ग्रेविटेशनल लग रहा है इस पर, यानी कि जी एम, मान लीजिए कि इसका स्मॉल मास है सैटेलाइट का, तो ये हो गया
ms अपॉन, अब यहां पर क्या होगा कि ये जो टोटल आर है वो बनी है दो चीज से मिलके, एक तो हाइट है सरफेस से यहां तक इसकी सैटेलाइट की, और दूसरी इसकी रेडियस कैपिटल आर। तो ये बन जाता है आर प्लस एच, आर आर यानी कि आर ई यानी कि अर्थ की रेडियस आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू निकल कर आ जाती है हमारी, और v की वैल्यू निकल कर आ जाती है कुछ इतनी। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये जो r है यहां पर ये भी आर ई प्लस एच फॉर्म हो जाता है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये इससे एक कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो m होता है वो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये वाला m जो होता है इसी सैटेलाइट का मास था, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बच जाता है हमारा v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी एम अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो जी एम ई को रिप्लेस कर सकते हैं जी आर ई स्क्वायर से। कैसे? हम लोग जानते हैं जो g होता है वो होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है हमारा, ये है। अब यहां से आर ई स्क्वायर के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो गया, और ये हो जाएगा कैपिटल जी एम ई के बराबर। क्लियर? इसको हम लोग इस जी एम ई की जगह पर पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को, तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यानी कि हमारे ये निकल कर आ जाते हैं किसके एक्सप्रेशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी या सैटेलाइट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो सैटेलाइट मूव करती है, जिसकी वजह से यहां पर जैसा हमने बताया था कि एम वी स्क्वायर यानी कि सेंटीपिटल फोर्स वो मिलता है, और ये एक दूसरे को एक तरीके से कह लीजिए कि मतलब बैलेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, अभी समझने के लिए। तो यहां से जो सैटेलाइट आकर फॉल हो जानी चाहिए थी यहां पर अर्थ में, वो फॉल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको वेलोसिटी है वो बाहर जाने की कोशिश करता है, बट ग्रेविटेशनल पुल उसको अट्रैक्ट करता है और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है जब इस वेलोसिटी के साथ वो मूव करती है। यानी कि अगर हम लोग देखें, मान लीजिए कि आपको अलग अलग डिस्टेंस पर जो सैटेलाइट्स हैं उनको क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। क्यों? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट नहीं रिवॉल्व कर रही। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च होती हैं, आपने सुना होगा, तो ये सैटेलाइट सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है या दो सैटेलाइट नहीं है, बहुत ढेर सारी सैटेलाइट्स हैं। तो जब बहुत ढेर सारी सैटेलाइट्स हैं तो उन सब सैटेलाइट्स को अलग अलग हाइट पर रखना होगा सरफेस से, वरना क्या होंगी, टकराएंगी एक दूसरे से, टकरा सकती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस h को वेरी कर हम लोग v फाइंड कर लेते हैं कि किस ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ उसको ऑर्बिट कराया जाए, किस वेलोसिटी के साथ उसको ऑर्बिट कराया जाए, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट हाइट पर उन सैटेलाइट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये सैटेलाइट वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। समझ पे आ गया? आगे चलते हैं हम। क्लियर? तो जब जो h है वो हमारा बहुत छोटा होगा आर ई से, यानी कि बहुत कम हाइट पर जब हमें जो सैटेलाइट्स उनको लॉन्च करना होगा, तो जो v नॉट होता है वो हमारा बराबर हो जाता है जी आर ई के। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और है कि जैसे हम लोग ये वाला अभी कर रहे थे 1 माइनस एच अपॉन आर ई, और यहां से कहा कि ये बहुत छोटा हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म, उस वजह से ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है आप समझिए। इसका मीनिंग ये है 1 माइनस एच अपॉन आर ई अगर लिखा हुआ है और h की वैल्यू जो है वो आर ई से छोटी है, उसकी वजह से क्या होगा, h अपॉन आर ई की जो वैल्यू होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि आर ई बड़ा है h छोटा है, तो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। और एक से थोड़ा सा अगर आप निकालेंगे, मान लीजिए कि इतना निकालना है, ठीक है, इतना थोड़ा सा निकालना है, तो क्या 1 में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज है कि जब एच आर ई के कंपेरेबल होगा तो ये एक्सप्रेशन हमारे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से 1 माइनस ये करने पर इसकी ओवरऑल वैल्यू घटेगी। इसकी वैल्यू बढ़ेगी बट 1 माइनस इस वैल्यू को, क्योंकि ये घटाने वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस आपको ये भी ध्यान रखना था, मैथमेटिकल टूल्स जो है उनको पर भी फोकस करना होगा। तो अगर हम लोग चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं लोअर रीजन पर, वो हो जाता है यहां पर सिंपली इसकी वैल्यू रखिए, तो जैसी वैल्यू रखेंगे ये निकल कर आ जाएगा, यानी कि 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है? पर सेकेंड, ये पर सेकेंड लिखा हुआ है, ये -1 यहां पर लिखा हुआ है। तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये सैटेलाइट्स मूव कर रही होती हैं। बात समझ रहे हैं?
इतनी ज्यादा वेलोसिटी होती है इनकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.92 किलोमीटर्स। यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह, अगर अर्थ पे बात करें, अगर अर्थ की सरफेस पे मूव कर रहे हैं, तो अराउंड ये 8 किलोमीटर है। ये कितना है? अराउंड 8 किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर आप एक सेकंड में, तो कितनी उसकी वेलोसिटी होगी, समझ रहे हैं? इस तरीके से जो इसकी वेलोसिटी होती है वो मौजूद होती है। उसके बाद आता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो हम लोग का निकल कर आता है, वो निकल कर आता है इतना, जो कि होता है कैपिटल टी, यानी कि एक राउंड वो या एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम पर कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ। तो उसके लिए निकल कर आ जाता है 2πr। ये r है, 2πr यानी कि सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई, हम ये 2πr क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। ठीक है, ये देखिए, ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। टाइम हम कभी भी निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करते हैं। तो यहां पर डिस्टेंस क्या है? जो लेंथ कवर करी है, लेंथ क्या कवर करी है? मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ ये एक सर्कुलर मोशन कर रही होगी, सर्कुलर यानी कि 2πr, और 2πr यानी कि यहां पर मतलब सरकमफ्रेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो 2πr यानी कि 2π इंटू RE+H। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो बनेगा वो बन जाएगा 2π इंटू RE+H, ये बन जाएगा। और इसको हम लोग जो इसका वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उससे डिवाइड कर देंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा g(r(e)² अपॉन, यहां पर निकल कर आ जाएगा RE+H टू द पावर ये होल पे 1/2। तो ये टाइम पीरियड निकल कर आ जाता है। इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं और एक्सप्रेशन बन जाता है ऐसा। तो मान लीजिए आपको टाइम का फॉर्मूला नहीं याद, आपको इसका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद आ रहा है। तो अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद आ रहा है तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हैं। मैंने बता दिया कैसे, क्योंकि क्या होता है कि फॉर्मूले आपको भूलते हैं, याद नहीं होते हैं। तो आप क्या करिए, जो आपको बेसिक चीज आती है उससे कनेक्ट करते हुए आगे बढ़िए, तो वहां से आपको आसानी होती है। उसके बाद आता है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हमारी ये निकल कर आ जाएगी, एनर्जी यानी कि ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो यहां पर -GME_m/r काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ये। अब यहां से और इस पे देखिए, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसको हम लोग टोटल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते ये सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हमारी 1/2 टाइम्स, या फिर इसको अगर हम लोग कहना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -2 टाइम्स KE = U। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी पे जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और साथ में माइनस का भी मल्टीप्लाई, तो -GME_m/r बन जाएगा, जो कि हो जाएगा U के बराबर। ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन ये होता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं तो बनती है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता है ये, जो कि इसके और इसके साथ रिलेटेड कैसा होता है, देखिए यहां पर इसको अगर आप देखें, इस चीज को, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो ये तो U लिखा हुआ है, यानी कि E = U/2। एक तो ये रिलेशन है, ठीक है, तो E = U/2। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको एक दिया हो तो उससे दूसरा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहां पर इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं। कैसे कि काइनेटिक एनर्जी = यहां पर अगर देखें -E होता है टोटल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी = माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, बात समझ पाए? तो ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये रिलेशन और ये रिलेशन, इनसे हम लोग अगर कहीं पर एक एनर्जी पता हो तो हम बाकी एनर्जीज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ पे? फिर आता है केप्लर्स लॉज। तो केप्लर्स लॉज हमारे कई होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है हमारा लॉ वो ये है कि अर्थ के रोटेशन, यानी कि देखिए केप्लर्स लॉ जो है वो प्लैनेटरी मोशन के लॉज हैं, यानी कि प्लैनेट कैसे मूव करते हैं सोलर सिस्टम में। तो इन्होंने बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, और जो इलिप्स यहां पर फॉर्म होता है क्योंकि उसके 2 फोकाई होते हैं। तो उन एक फोकाई में से, इन 2 फोकाई में से एक किसी फोकाई पर सन होता है। ठीक है, और इस सन के अबाउट यहां पर जो अर्थ होती है या दूसरे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है केप्लर्स का पहला लॉ। दूसरा आता है लॉ ऑफ एरिया।
लॉ ऑफ एरिया कहता है कि यहां पे मान लीजिए ये प्लेनेट है, इस जगह पर ये प्लेनेट है, ठीक है। अब प्लेनेट करेगा क्या, यहां पर ये निकल कर आता है कि जो मान लीजिए हमने यहां से यहां तक और देखा कि ये यहां से यहां तक आया, ये प्लेनेट यहां से यहां तक आया, ठीक है। तो इसने कुछ एरिया स्वीप किया, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये प्लेनेट यहां कहीं रहा होगा तो ये ऐसा यहां से यहां तक एरिया स्वीप करेगा। तो लॉ ऑफ एरिया जो होता है वो ये बताता है कि एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि एरिया, देखिए अगर आप इसका एरिया फाइंड करें, इसका और इसका एरिया फाइंड करें, ठीक है, तो इक्वल एरिया स्वीप हुआ होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ, मतलब जो इसकी वेलोसिटी होती है हमारी, ये जो यहां पर एरिया है, ठीक है, यहां पर जो एरिया है और यहां पर जो एरिया है वो कांस्टेंट। अब देखिए यहां से यहां तक जो ये वाली जो लेंथ थी वो कम हो गई थी, तो ये चीज बढ़ गई, ठीक है। ये क्या हुआ, यहां पर बढ़ गई, तो ये कुछ एरिया मान लीजिए ए निकल कर आया। यहां पर देखिए ये वाली जो लेंथ थी वो ज्यादा है, तो ये वाली लेंथ कम हो गई, बट ये जो एरिया निकल कर आया इस एरिया के बराबर है, ठीक है, ये दोनों इसके बराबर है। और इन्होंने ये जो दोनों एरिया है वो सेम टाइम पर क्या किया है, ट्रेवल किया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर कहा जाए इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एरियल वेलोसिटी हमारी ये चीज निकल कर आएगी कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। फिर आता है तीसरा लॉ इनका, लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स बताता है कि जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर क्यूब, जहां पर कि आर क्यूब जो है इसको हम लोग ए क्यूब भी लिखते हैं। ए क्यूब होती है इस इलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि अगर इस इलिप्स को मैं इस तरीके से दो पार्ट्स पे डिवाइड करूं, मतलब दो एक्सिस से ऐसे इसको डिवाइड करूं, तो ये वाली जो लंबी वाली एक्सिस है इसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। और उसकी अगर डिस्टेंस ए है तो सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि यहां से यहां, इसको हम लोग कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और ये देखा गया है कि जो इसका टाइम पीरियड होता है, प्लैनेट का टाइम पीरियड, वो उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल। यानी कि ये सन है, एक प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा, अब क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस उसकी ऐसी है और इसकी सेमी मेजर एक्सिस ऐसी होगी, ठीक है, ऐसी, तो सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, इसकी इसकी यहां तक है और इसकी यहां तक है, इसकी बड़ी है, तो इसकी जब बड़ी है तो इसका जो हमारा टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा। बट कैसा रिलेटेड है, वो है ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लीनियर रिलेशन हो, ठीक है, लीनियर रिलेशन नहीं कि जिस रेट से ये बढ़ रहा है उसी रेट से ही बढ़ो। बट यहां पर क्या है कि जब यहां पर ये बढ़ रहा है तो उसका ए क्यूब हम लोग देखते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। तो ये है केप्लर्स का थर्ड लॉ और इससे क्वेश्चन हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें हमारी हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर, इस क्वेश्चन को देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ है, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट के एलिप्टिकल ऑर्बिट पे उनके काइनेटिक एनर्जीज की बात हो रही है, अबाउट द सन एट पोजीशन ए, ठीक है, एक प्लैनेट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है किस पे, सन के चारों तरफ, उसकी हमें पोजीशन दी गई है ए बी और सी, ठीक है। इस पे इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट पर वो के ए के बी और के सी है, के ए के बी और के सी है, ठीक है। तो यहां पर जो ए सी है वो मेजर एक्सिस है, ए से लेकर सी तक मेजर एक्सिस है, और एस बी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए सी है, यानी कि ये हमारी सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं इसको, ठीक है। इसको ये यहां से यहां तक माइनर एक्सिस होती है, और क्योंकि ये आधी ले रहे हैं एस बी तो इसको सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो एज सोन इन द फिगर, देन फिर हमारे पास ये ऑप्शन है कि के ए इज लेस देन के बी इज लेस देन के सी, या के इज ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी।
के बी ग्रेटर देन के सी, क्या होगा? इन इन चार में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी के जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? यानी कि अगर हमें ऐसा दिया हुआ है तो जो इनकी वेलोसिटी है वो अलग पॉइंट पर, चाहे ए की बात की जा रही हो चाहे बी या फिर सी की, वहां पर क्या होगी? इनकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो जब इनकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्लियर, तो हमें बताना है कहां पर किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ठीक है, तो इस पे यूज होता है हम लोग का जो सेकंड वाला लॉ होता है केप्लर्स का। ठीक है, जहां पर कि हमें ये बताया जाता है कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू जब कॉन्स्टेंट है, समझिएगा इस बात को, जब डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है और यहां से यहां तक जो एरिया है और यहां से यहां तक मान लीजिए जो एरिया बन रहा है वो हमारा कुछ इस तरीके से है कि ये इक्वल निकल कर आ रहा है। कैसा है? इक्वल है। तो अब क्या होगा कि यहां इसको ज्यादा एरिया और यहां पर जो है एरिया उतना ही है, बट इस पे जो ये वाली लेंथ है वो कम है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई और यहां इस पे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कम है। तो यहां से यहां तक आने में इसको क्या करना होता है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई तो अपनी वेलोसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, या फिर इधर से उधर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी वेलोसिटी और इसके जो ये रेडियस है इसके बीच में अगर रिलेशन हम किसी तरीके से निकाल पाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि देखिए ए बी और सी में अंतर किसका है? इन रेडियस का ही अंतर है। ठीक है, देखिए कैसे, अगर ये एक ऐसा एलिप्स बना हुआ है, ये इस फिगर पे देखिए, जैसे ये एलिप्स बना हुआ है, यहां पर सन है तो सन से ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, यहां से जो डिस्टेंस है वो कम है। इसको हम लोग पेरिहीलियन कहते हैं। ठीक है, और इसको पेरिहीलियन डिस्टेंस कहते हैं, इस पोजीशन को पेरिहीलियन कहते हैं, और ये जो होता है ये एपिहीलियन होता है, एपिहीलियन होता है। और इस डिस्टेंस को सन से प्लैनेट की जब पोजीशन ऐसी होती है इसको एपिहीलियन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर ऐसा भी दे सकता था कि पेरिहीलियन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी वो के है और एपिहीलियन पर के सी है। तो अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये वाली और ये डिस्टेंस, ये तीनों अलग अलग हो। तो अगर किसी तरीके से हम लोग वेलोसिटी और इसके बीच का रिलेशन हम लोग पता कर लें तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है उसको भी हम लोग बता देंगे किसकी ज्यादा किसकी कम होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां से देखिए ये पेरिहीलियन, जैसे मैंने बोला था ये वाला यहाँ पर वेलोसिटी ए वी ए है और ये वी सी है यहाँ पर, ऐसा माना। तो होता क्या है कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है इस प्लेनेट का वो होता है कांस्टेंट। और ये चीज कहां से निकल कर आ रही है? ये चीज हमारी निकल कर आती है वही डी ए बाई डी टी से। ठीक है, जो केप्लर्स का सेकंड लॉ है वहां से ही चीज निकल कर आती है कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए यहां से रिलेशन निकल कर आ गया, एम वी आर इक्वल टू अगर कांस्टेंट है और ये चीज यहां से इससे ही निकल कर आती है, ये चीज डी ए बाई डी टी से ही ये निकल कर आता है कि एम वी आर कॉन्स्टेंट है। क्लियर, तो एम वी आर अगर कांस्टेंट है हमारा तो देखिए उस पे से एम कांस्टेंट है, यानी कि v और r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। r क्या हो जाएगा? r यानी कि इस सन से इस प्लेनेट की डिस्टेंस। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली क्या होंगी? तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली अगर हमें पता चल जाए तो हमें काम बन जाएगा। तो यहां पर जो ये वाली जो डिस्टेंस है अगर इसको आर सी मान लें, इसको आर बी मान लें और इसको आर ए मान लें, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि आरसी जो है वो सबसे बड़ी है। तो आरसी जब सबसे बड़ी है, ठीक है, जब आरसी सबसे बड़ी है तो जो यहां पर वीसी होगा वो सबसे कम होगा। तो जब वीसी सबसे कम होगा यानी कि आरसी सबसे बड़ी तो वीसी कम, तो केसी भी कम हो जाएगा, क्योंकि केसी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर सी ये एक्सप्रेशन होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ पे आई? आरबी और आर ए अब इनमें कंपैरिजन बचा हुआ है, जबकि आरसी जो होगी वो सबसे छोटी होगी। अब यहां पर आर ए जो है वो हमारा आरबी से बड़ा लग रहा है। ठीक है, यानी कि आर ए जो है हमारा वो मीडियम साइज का है इसके कंपैरिजन में, इसको लार्जेस्ट अगर नाम दे दे।
इसको मीडियम नाम दे दें, और जो आरबी है वो स्मॉलेस्ट है, तो उस केस में जो यहाँ पर होगी ये स्मॉलेस्ट होगी, ये हमारी मीडियम वेलोसिटी होगी, और ये हमारी जो होगी वो लार्जेस्ट वेलोसिटी होगी या मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस केस में वीबी पर, जिसकी वजह से हमें काइनेटिक एनर्जी भी इसी ऑर्डर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आ गया कि जो वीए है वो ये है, वीबी और ये। ठीक है, समझ पे आ गई बात। अब यहां पर एक चीज थी कि जैसे कि हम वीए और वीबी की बात थी, वीबी यहां पर ये निकल कर आया कि जो वीबी की डिस्टेंस है वो है ज्यादा। ठीक है, हाँ, और ये इसकी ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि देखिए डायग्राम से हमें देखकर पता नहीं चल रहा था कि जो आर ए है वो ज्यादा है या जो आर बी है वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि सन यहां पर है अगर, ठीक है, सन अगर इस जगह पर है और यहां पर ये ऐसा जो है, ठीक है, ऐसा ये डिस्टेंस। हाँ, एक चीज मैं यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, शायद मैंने यहां पर इसको सेमी मेजर एक्सेस बोल दिया था। ठीक है, सॉरी, सेमी माइनर एक्सेस बोल दिया था, इस चीज को सेमी माइनर एक्सेस बोल दिया था। ये जो डायग्राम था, ये जो डायग्राम था हम लोग का, इस डायग्राम पे शायद मैंने इसको सेमी माइनर एक्सेस बोल दिया था। ये सेमी माइनर एक्सेस नहीं होती, सेमी माइनर एक्सेस यहां पर ऐसे फॉर्म होती है इस जगह पे। ठीक है, ये होती है सेमी मेजर एक्सेस और ये होती है सेमी माइनर एक्सेस। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेमी माइनर एक्सेस नहीं है। तो अगर ये सेमी माइनर एक्सेस नहीं है तो फिर हम लोग को देखना होगा। तो ये चीज निकल कर आई है कि जो आरबी है वो सबसे छोटी है, फिर बड़ी है यहां पर, सॉरी, आर ए जो है वो सबसे छोटी है, आर बी बड़ी है और आर सी सबसे बड़ी है। तो जो वीसी होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी, वी बी उससे बड़ी, और वी जो ए है वो सबसे बड़ी, जिससे कि के सी सबसे छोटी, के बी उससे बड़ी और के ए उससे बड़ी। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है। तो आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। ये यहाँ पर हम लोग ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट हैं जिन पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग ने रिवाइज किया है और एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।